everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel Ignu E-पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने MCO 7 के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में. इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया है रिलेटेड टू नेट इनकम अप्रोच. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो को देखा है. अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब आप इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझा है और ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए. ठीक है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा. लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में समझा था कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं. एक होती है आपकी रेलेवेंट थ्योरी और दूसरी होती है आपकी इररेलेवेंट थ्योरी. रेलेवेंट थ्योरी क्या होती है? जिसमें कहा जाता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करता है. हम किस रेशियो में डेट ला रहे हैं, किस रेशियो में इक्विटी ला रहे हैं, इसका अफेक्ट हमारी फर्म की वैल्यू पर पड़ता है. रेलेवेंट थ्योरी आपकी ये कहती है. अब रेलेवेंट थ्योरी के अंदर आपकी आती है नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच ऑलरेडी हम कर चुके हैं. ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इररेलेवेंट थ्योरी की, जो कि इसके जस्ट ऑपोजिट कहती है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, मतलब आपने जो प्रपोर्शन लिया है डेट और इक्विटी का, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पे. ठीक है, ये भी थ्योरीज आपकी दो हैं. एक है आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और दूसरी है आपकी MM अप्रोच. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बारे में, दैट इज इररेलेवेंट थ्योरी के बारे में. ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दी किसने. तो ये दी है डुरांड ने. अब आप कहेंगे मैम ये नाम तो पहले भी सुना हुआ है. बिल्कुल, जब हमने नेट इनकम अप्रोच के बारे में डिस्कस किया तो वहाँ पर आपने नाम पढ़ा था डेविड डुरांड, राइट. और ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी इन्होंने ही दी है. तो आप खुद देख सकते हैं कि एक तरफ ये अपनी एक अप्रोच में कह रहे हैं कि ये रेलेवेंट है और वहीं दूसरी अप्रोच में कह रहे हैं कि नहीं ये इररेलेवेंट है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये खुद भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये देना क्या चाहते हैं या फिर कहना क्या चाहते हैं. ठीक है, खैर उस पर नहीं चाहते हैं, जो हमारी अप्रोच है उसको समझते हैं. तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आपकी जस्ट ऑपोजिट होती है आपकी नेट इनकम अप्रोच से. ठीक है, अब नेट इनकम अप्रोच क्या थी, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, क्विक रिकैप करते हैं. नेट इनकम अप्रोच आपकी क्या बोलती है कि जितना ज़्यादा आप डेट अपने ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाएंगे, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना ज़्यादा डेट को इनकलकेट करेंगे, आपकी जो WACC है, डैट इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिड्यूस करेगी. और जब आपकी WACC रिड्यूस करेगी तो आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हो गई तो आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज करेगी. तो इन्होंने बोला था कि डेट ज़्यादा से ज़्यादा हमें लानी चाहिए. ठीक, इन नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग. अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या कह रहे हैं, दैट नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सजेस्ट दैट द चेंज इन डेट ऑफ द फर्म और अ कंपनी और द चेंज इन लेवरेज फेल्स टू अफेक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. तो यहाँ पर इन्होंने ये बोल दिया कि आप कितना भी यहाँ पर लेवरेज ले आए, मतलब कितना भी आप डेट यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने फर्म में इंक्लूड कर ले, उसका कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पे. ठीक है, सो एज पर दिस अप्रोच द WACC, दैट इज आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ अ कंपनी. तो उन्होंने बोला कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता आप कितनी ज़्यादा डेट इंक्लूड कर लीजिए, आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना ही उस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है और ना ही आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है. दोनों ही इंडिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, यहाँ पर जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि WACC और आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है दे आर इंडिपेंडेंट और कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी अफेक्ट नहीं आता, उसका रीज़न ये दिया इन्होंने कि आप जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में डेट को इंक्लूड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि डेट आपका एक तरीके से लोन होता है. ठीक है, अब जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए एक रिस्क फैक्टर बढ़ गया,
है ना, क्योंकि अब उनको जो डिविडेंड मिलना था उसके चांसेस तो कम हो गए, क्योंकि आप तो सबसे पहले डेट को ही रीपे करेंगे, उसके बाद जो बचेगा आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो भी कहीं ना कहीं ये रिस्क उठा रहे हैं, राइट। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर रिस्क उठाते हैं तो आपसे रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा डेट लाएंगे, ठीक है, रिस्क उतना ज़्यादा होगा, राइट। और उसकी वजह से हो सकता है कि आप मार्केट में अच्छा अर्न कर लें, लेकिन जितना भी आपने अर्न किया वो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, कैसे, अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिटर्न देकर। तो एक तरीके से आपने एक तरफ से कमाया ज़्यादा और दूसरी तरफ से आपने जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको देना पड़ा आपको, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ हो गया। तो यहाँ पर यही बोल रहा है, इट फर्दर सेज दैट विद द इंक्रीज इन द डेट कंपोनेंट ऑफ अ कंपनी द कंपनी इज फेस्ड विद हायर रिस्क, सो टू कॉम्पनसेट दैट द इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट मोर रिटर्न, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, ठीक है, आपकी फर्म में, आप इतना ज़्यादा रिस्क उठा रहे तो उनके लिए भी तो रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया, तो वो आपसे ज़्यादा रिटर्न की यहाँ पर डिमांड करेंगे और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि कंपनी हमको ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड करे, राइट। So thus, with an increase in the financial leverage, the cost of equity also increases. तो आपने डेट इंक्लूड करके ज़्यादा कमाया और वही आपको इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना पड़ गया। तो यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो क्या हो गई, आपकी सेट ऑफ हो गई। तो इसलिए इन्होंने बोला कि कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आप जितना भी ज़्यादा लेवरेज अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड कर लें, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं इसको। इसी तरीके से आपने नेट इनकम अप्रोच में भी देखा होगा, हमने डायग्राम से समझा था। एग्जाम में अगर आपको यहाँ से थ्योरीज आएंगी तो आपको ये ज़रूर वहाँ पे बना के आना है, ठीक है। तो हमारा जो वाई एक्सिस है यहाँ पे दी है हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पर आपको दिया है लेवरेज, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि जो आपका कॉस्ट ऑफ डेट है एंड ओवरऑल कॉस्ट है ये कांस्टेंट जा रही है, ये जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है डेट वैसे वैसे आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप देख सकते हैं इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एक तरीके से पैरेलल चल रही है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है देखिए वो राइज करती जा रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डेट यहाँ पर इंक्लूड करते जाएंगे रिस्क फैक्टर उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आपसे रिस्क लेने का यहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से जितना भी आपने इसके थ्रू अर्न किया है, क्योंकि एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जिसके थ्रू आपने जितना भी अर्न किया वो ऑफसेट हो जाएगा आपके इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप इसको KO से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसको KO से डिनोट किया था, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ ये, ठीक। आई होप समझ में आ गई होगी ये। अब आ जाते हैं इसके अजम्पशंस की तरफ। देखिए कोई भी थ्योरी लिखेंगे अगर आप एग्जामिनेशन में, अजम्पशंस अगर गिवन हैं, चाहे आपसे क्वेश्चन में पूछे और चाहे आपसे क्वेश्चन में ना पूछे, आपको अजम्पशंस लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी थ्योरी बनी है उसके कुछ अजम्पशंस होते हैं और उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स होते हैं, बट हमको यहाँ पर अजम्पशंस पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। सबसे पहला assumption है that the overall capitalization rate remains constant irrespective of the degree of leverage. So at a given level of EBIT, the value of the firm would be EBIT upon overall capitalization rate. तो अभी हमने देखा जो आपका KD है और KO है वो क्या है, कांस्टेंट थे, चाहे कितना भी आप ऑर्गेनाइजेशन में अंदर अपने लेवरेज इंक्रीज करते जा रहे थे, जो आपका ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट था वो क्या हो रहा था, कांस्टेंट ही चल रहा था, ठीक। नेक्स्ट है that value of equity is the difference between total firm value less the value of debt. तो ये तो अभी हमने खुद देख भी लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है WACC, that is weighted average cost of capital remains constant and with the increase in debt the cost of equity also increases. तो यहाँ पर जितना ज़्यादा डेट आप इंक्लूड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। सो एन इंक्रीज इन डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन इंक्रीज रिस्क फॉर द शेयर होल्डर्स. सो एज अ कॉम्पनसेशन ऑफ इन्वेस्टिंग इन हाईली लेवरेज कंपनी द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट हायर रिटर्न्स रिजल्टिंग इन हायर कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. तो यही चीज़ अभी हमने समझी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट के फॉर्म में भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है।
तो इतनी ही थी हमारी ये नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को एकदम क्रिस्प एंड शॉर्ट रखने की कोशिश करी है मैंने, ताकि कम टाइम के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपनी फीडबैक देना मत भूलिएगा, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।